नमस्कार दोस्तों, एक्शन विचार न्यूज में आपका स्वागत है। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी शेखर त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब आप ये मान के चलो कि शहर से गांव की ओर, गांव से शहर की ओर, बहुत सारी चीज़ें। तो जानते हैं थोड़ा सा शेखर त्रिपाठी जी की पृष्ठभूमि के बारे में और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम शेखर त्रिपाठी है और मैं वर्तमान समय में लालगंज के पास एक गांव है सहजौरा, रायबरेली जिला है हमारा। वहां पर करीब 55 से अधिक पशु हैं और मैं पूरी खेती करता हूं। खेती की विधा ये है कि मैं प्राकृतिक रूप से खेती करता हूं। मेरी गौशाला है। करीब 150 घरों में मेरे गाय का दूध मैं बेचता हूं और साथ ही साथ शुद्ध अनाज उत्पादित करता हूं और मैं स्वयं खाता हूं, अपने परिवार को खिलाता हूं। पहले मैं इसी लखनऊ में मैंने विकल्प आईएएस नाम से एक बड़ा प्रतिष्ठान खड़ा किया था। वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने की एक कोचिंग संस्था थी। लेकिन 2020 से पूरी तरह से कोरोना काल में मैं वहाँ पलायित हो गया और तब से वापस मैं शहर की तरफ नहीं देखा और वहीं पर कार्य कर रहा हूँ। इस समय पूरी तरह से प्राकृतिक खेती विषय को लेकर के कार्य कर रहा हूँ। सिविल सर्विसेज को लेकर आपके दिमाग में कब से और कैसे ख्याल आया? जी, मैं 1996 में मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक के उपरांत मन में आया कि क्या करना चाहिए। तो उस समय मार्केटिंग और मैनेजमेंट का एक बड़ा दौर चल रहा था। पहले मन में आया कि मार्केटिंग और मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाना चाहिए, लेकिन उस भीड़-भाड़ में मैं अपने को समायोजित नहीं कर पा रहा था। मेरे पिताजी भी सिविल सर्वेंट थे और मेरे घर में इस तरह का माहौल था, मेरे प्रभाव में था। तो वहाँ से प्रेरणा मिली और मेरे एक भाई थे उस समय, वो भी सिविल सर्वेंट बने थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में टॉप किया था। तो प्रेरणा स्रोत के रूप में मुझे अपना परिवार ही था और मैंने फिर धीरे-धीरे सिविल सर्विसेज की तैयारी की। तैयारी करने के उपरांत मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि इस क्षेत्र में भी कुछ काम करने की आवश्यकता है। तो 2007 में मैंने आईएएस पीसीएस की कोचिंग शुरू किया। कुछ हमें सफलता मिली जिसमें मैं जाना नहीं चाहता था, तो अपेक्षित सफलता के इंतज़ार था। तो मैंने सोचा अगर मैं बन नहीं पा रहा हूँ तो मैं बनाऊँगा। और मेरे द्वारा जो संस्था शुरू की गई थी, उस संस्था से बहुत सारे सिविल सर्वेंट निकले। आज मुझे इस विषय में गर्व है कि कई आईएएस अधिकारी और कई सरकारी नौकरी में अच्छे लोगों को स्थान मिला। साथ ही साथ एक बात और बड़ी है, सफलता और असफलता एक विषय है, लेकिन बहुत सारे अच्छे अध्यापकों और शिक्षकों को मैं अपने संस्थान से जोड़ पाया। और जो बच्चे, जैसे मुझे याद है फिलॉसफी के जो दर्शन शास्त्र है उसके बहुत माने जाने टीचर थे DN द्विवेदी सर, उनको मैं जोड़ा अपने संस्थान से, राम मूर्ति सर को जोड़ा। इस तरह से बहुत अच्छे अध्यापक जुड़े, बहुत अच्छे पढ़ाने वाले लोग जुड़े। तो लोगों को सफलता मिली नहीं मिली, लेकिन अच्छा ज्ञान जरूर मिला। इस मामले को लेकर के मुझे थोड़ा सा संतुष्टि है। एक बात की बहुत चर्चा होती है कि आपने जो कोचिंग की स्थापना की, उसमें आपने प्रोफेशनल जैसे कोई व्यवहार नहीं किया। पैसा कमाने की ललक उतनी नहीं थी जितना लोगों की करियर बनाने की थी। बिल्कुल सही है। मैं तो आपसे इस बात को लेकर के मैं चर्चा कर ही रहा हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर अच्छा करने और सामाजिक सोच होती ही है। जिस तरह की वर्तमान परिस्थितियां हैं, उस परिस्थिति में पूंजीवाद थोड़ा ज़्यादा हावी हो गया। लोगों को अपने परिवार को चलाने के लिए पैसे की ज़्यादा आवश्यकता होती है। उस भाग दौड़ में पता नहीं कहाँ वो पिस सा जाता है। मेरे ऊपर इस तरह का दबाव शुरू से नहीं था। मेरे घर में मेरे ऊपर इस प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला गया कि आप परिवार चलाने में कोई भूमिका हो। पिताजी सक्षम थे, हमारे बाबा और गांव सब सक्षम था। तो इस कारण से मुझे प्रयोगधर्मी होने का एक अवसर प्राप्त हुआ। मैंने वहां पर भी दो बातें की। नंबर एक, कोई भी स्टूडेंट आता था तो उसकी काउंसलिंग करने के समय मैं ये बात के लिए तय कर देता कि देखो बेटा, तुम आईएएस पीसीएस बनने की स्थिति में अभी नहीं हो, पहले कुछ और दिमाग दौड़ाओ, क्योंकि तुम्हारा बड़ा पैसा खर्च हो जाएगा कोचिंग में। इस कार्य में समय भी लगता है, कई साल लग जाएंगे, उसके बाद भी तुम्हें अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेगा। तो और थोड़ा सा अभी होमवर्क करो और थोड़ा सा अपने माइंड मेकअप करो और घर से स्वाध्याय करो, तब फिर कोचिंग के लिए आओ। एक काम ये करता था। दूसरा काम मैं ये करता था कि जितना उत्तर भारत के अच्छे टीचर्स होते थे, अच्छे अध्यापक होते थे, उनको अपने संस्थान में बुलाता था। और वो जब आते थे तो उनसे
पढ़ने के लिए अच्छे स्टूडेंट्स भी आते थे और मुझे अच्छा रिजल्ट भी मिलता था। यही यही असली प्रोफेशनलिज्म है, यही असली व्यावसायिकता है कि जिस कार्य को किया जाए उसको उसके साथ न्याय किया जाए। आज सबसे बड़ी समस्या है कि हम अपने व्यवसाय से ही न्याय नहीं कर पाते हैं, इसलिए परिणाम अपेक्षित नहीं होता। पैसा से दुनिया में कोई खुशी मिली नहीं है। अगर मिली होती तो फिर भूख खत्म हो जाती। जिसके पास जितना है उससे अधिक का है, 99 के फेर में पूरी दुनिया पड़ी रहती। लोक सेवा आयोग में आपने प्रथम आरटीआई दाखिल की थी। जी, वो 2005 में जब आरटीआई एक्ट पारित हुआ तो मेरा सिलेक्शन, मुझे पूरा उम्मीद थी कि मुझे पीसीएस में इस बार का सिलेक्शन मिलना ही चाहिए था। क्यों नहीं मिला, मन में ये व्यथा रहती थी। हमारे साथ के सारे जो हमारे मित्र मंडली थी वो भी कहती थी कि तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए था। फिर मैंने आरटीआई दाखिल की, पहली आरटीआई मेरी थी। वहाँ पर लोगों को मुझे वहाँ से फ़ोन भी आया कि इस आरटीआई के बजाय यार आप ऐसे ही जानकारी ले लें। मैंने कहा नहीं, अब आरटीआई दाखिल हुई है तो चूंकि आरटीआई का उत्तर देना था, तो मुझे पता चला सिर्फ एक नंबर से मेरा सिलेक्शन रुका। मुझे लगा ये मेरा दुर्भाग्य होगा, लेकिन इस तरह प्रेरणा और लड़कों को मिली। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने, प्रतिभागियों ने आरटीआई दाखिल की, तो पता चला कि एक एक नंबर के बहुत सारे लोग रुके पड़े हैं। तो क्या कोई ऐसी दिक्कत है या कोई ऐसा खेल है या ऐसा कोई गड़बड़ हो रही है? और आपको बताने में ये सुखद आश्चर्य होगा कि वहीं से सीबीआई जांच और सारा कुछ लोक सेवा आयोग में शुरू हो गया और उसके बाद पूरी एक चिट्ठा खुला धीरे धीरे कि इस तरह की संलिप्तता वहां पाई गई। देखा जाए तो आपने एक नई व्यवस्था को कायम किया कि जिससे कि भ्रष्टाचार कुछ रुके और लोगों के करियर के साथ खिलवाड़ ना हो। वो आपकी प्रथम आरटीआई उसी आधार पर हमको लगता है कि हुई। तब तो इतनी समझ नहीं थी कि कोई हम भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तब तो इतना फ्रस्ट्रेशन था मन में कि ये मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तो उस फ्रस्ट्रेशन से कुछ अच्छा बन गया, ये एक दिशा हो सकती है। लोगों को आरटीआई मांगने का सहूर हुआ, लोगों को आरटीआई की जानकारी हुई और स्टूडेंट कई बार बेचारा पढ़ता है, सिलेक्शन नहीं होता है, निराश होता है, तो वो फिर से पढ़ाई शुरू कर देता है। उसको लगता है कहीं हमारे में ही कमी होगी। लेकिन कुछ इस तरह की कोई संयोग बन रहा है या इस जानबूझ के इस तरह का बनाया जा रहा है, इस विषय पर उसका ध्यान आकर्षण हुआ और पूरे जिम्मेदार लोगों का भी हुआ और अब बहुत सुधार हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये प्राकृतिक खेती जो मुश्किल है, बहुत सारे लोग अपने मन में कल्पना तो करते हैं, उसे यथार्थ पर नहीं ले जा पाते और इस चुनौती को कैसे आपने स्वीकार किया? हमारे हिसाब से वो चुनौती है, हो सकता है कि हाँ जी, तो कैसे स्वीकार किया? मैं आपको बताऊं कि मैं कोचिंग चलाता था और उस समय लखनऊ में मैं अस्तित्व सम्मान नाम से एक कार्यक्रम चलाता था। हर साल 10 अच्छे लोगों को पूरे उत्तर भारत से देता। भारतीय व्यवस्था में था, कई लोगों को बाहर से भी देता था, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को पुरस्कृत किया था मैंने। तो वो सम्मान समारोह होता था। उस सम्मान समारोह में एक संस्था लोक भारती थी, उसको भी मैंने सम्मानित किया था। तो उस संस्था के जो व्यक्ति थे, जो हेड थे, अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे एक बार बुलाया, फ़ोन किया। 2017 की घटना है और उन्होंने कहा प्राकृतिक खेती विषय एक नया हम लोग अभियान ले रहे हैं, आप उससे जुड़ना चाहिए आपको। क्योंकि 2015 में मैंने एक गौशाला खोली थी 100 गायों की। मुझे गोबर की महक नहीं जानकारी थी कि गोबर का महक क्या होती है और 100 गायों की गौशाला। ऊपर से सिविल सर्विसेज की कोचिंग चलाना बड़ा टफ टास्क है। आपको पता होगा कि एक बड़ा काम होता है, एक बड़ी टीम लगती है, 8-10 तो टीचर ही लग जाते हैं इस काम में और उस काम के साथ साथ स्टाफ लगता है। करीब हमारे पास 20-30 लोगों का पूरा स्टाफ था और गौशाला खोलने पर 10-20 लोगों का स्टाफ और हो गया। एक समय 40-50 लोगों के स्टाफ को संभालना मेरे लिए बड़ा दिक्कत थी। तो पशुपालन करते करते मुझे आया कि मुझे तो सबसे पहले पशुपालन नहीं, कृषि पालन जानना चाहिए। मैंने अगर खेती नहीं जानेंगे, कृषि मीन्स पशुपालन प्लस खेती, यानी एग्रीकल्चर 2 शब्दों से ही बना है कि जिसमें खेती भी सम्मिलित है और पशुपालन भी सम्मिलित है। तो खेती और पशुपालन को हम साधेंगे नहीं तब तक हम सफल नहीं होंगे। तो मैंने धीरे से खेती की तरफ अपने को का रुझान किया। मेरा भाग्य था कि उस समय रासायनिक खेती के प्रति लोगों में बड़ा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि खान पीन बड़ा गड़बड़ हो रहा था, कैंसर बढ़ रहे थे धीरे धीरे। तो रोगों से दूर करने के लिए अच्छे लोगों ने एक संस्था के माध्यम से प्राकृतिक खेती विषयक कार्यक्रम शुरू किया और मुझे
उसका काम मिला, शुरुआती टीम में मैं उसमें रहा और मेरे लिए वो आवश्यकता थी, मेरे लिए उसमें काम करना उस समय की आवश्यकता थी। हाँ, मैं ये नहीं जान पाया था कि मेरा पूरा पूरा जीवन ही बदल जाएगा। मैं कहाँ शहरी जीवन शहर का नागरिक था और कहाँ गांव का ग्रामीण हो गया। तो पूरी तरह से ग्रामीण जीवन का मस्ती मेरे साथ जुड़ गई। अब मैं गांव में अपने जाकर के पहले पहले खेती को बारीक से समझा। सबसे पहला एक निश्चय किया कि आज के बाद से मैं रासायनिक खेती अपने खेत में नहीं करूँगा। आपको जानकर आश्चर्य हो रहा है कि आज मुझे भी इस रिजल्ट को सोच कर आश्चर्य हो रहा है कि मुझे 15 से 17 हजार रुपए का महीने का राशन गांव के लिए, जहां गौशाला है वहां के लिए खरीदना पड़ता है। आज सिर्फ 2500 से लेकर 2200 रुपए के राशन, मतलब सामान मिर्च मसाले में पूरा काम हो जाता है, क्योंकि खेती से मैंने सब कुछ उपजाया जो मुझे अपने परिवार और अपने लिए आवश्यक था। मेरा सबसे बड़ा परिवार मेरी गौशाला के लोग हैं, मेरे साथ सहयोगी लोग हैं, उनके भोजन की पूरे साल की व्यवस्था होती है। फिर मैं अपने परिवार के शुद्ध भोजन की व्यवस्था करता हूँ। तब जो बचता है वो हित मित्र के काम आता है, उनसे भी बचता है तो फिर थोड़ी बहुत हम प्रोसेसिंग करके अन्य लोगों को पहुंचाते हैं। उसके बदले में हमें जरूर कुछ पारितोषिक मिलता है और पारितोषिक पाना आपका अधिकार है। जी जी, ये जो ऑर्गेनिक खेती है बहुत प्रचलन में इस समय आ रही है, और पोषक तत्वों की बात करें तो जो वर्तमान में जितनी भी तरह की आप कह लो सब्जियां हैं या खाने पीने के सामान हैं, उसमें शायद बचा नहीं है। तो क्या हम उसको लौटने की तैयारी कर रहे हैं ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से? मैंने आपसे अनौपचारिक बातचीत में ये बात कही थी कि मनुष्य के एक भाग, मनुष्य का एक मन मस्तिष्क सदैव शासन करने के लिए प्रेरणा पाता रहता है, वो नकारात्मक प्रेरणा होती है। आज आप देखिए स्वास्थ्य सेवा को पूरी तरह से कब्जे में लेकर के उसे गवर्न करने की स्थिति बनाई जा रही है। एक समय तक सरकारें दावा करती हैं इतने एम्स बन गए, इतने मेडिकल कॉलेज बन गए, हो सकता है वो जरूरत है, लेकिन कभी इस दिशा में भी सोचने की आवश्यकता महसूस होनी चाहिए कि आवश्यकता पड़ क्यों रही है इतना। शहर की जो व्यवस्थाएं हैं वो तो बीमार व्यवस्थाओं के रूप में हमको मिल जाती हैं, क्योंकि शहर में आप देखिए ऑक्सीजन की, शुद्ध वायु की दिक्कत हो रही है। कोरोना काल में इस बात को हम लोगों ने सुना, कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि हवा शुद्ध खरीदनी पड़ेगी, यानी ऑक्सीजन खरीदना पड़ेगी, जो प्राकृतिक प्रदत्त वस्तु है। तो निश्चित तौर पर शहरी वातावरण ने हमने गड़बड़ किया। वर्तमान में ग्रामीण वातावरण भी गड़बड़ होने लगा। उस दिशा में अगर काम नहीं किया जाएगा, भारत का आधार गांव था, गांव भी अगर खराब हुआ तो फिर क्या होगा? भोजन कहां से आएगा? क्या भारत जो विश्व की सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, विश्व का कोई देश उसे भोजन कराने में सक्षम हो पाएगा? आज हमें अपने किसानों के प्रति इस बात को लेकर के कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए कि आज भी पूरे भारत को खिलाता है, उसके बाद भी विश्व में निर्यात करने में भी सक्षम है। उसकी दिशा और दशा क्या गड़बड़ नहीं हुई है? उसकी दिशा और दशा अगर गड़बड़ होगी तो स्वास्थ्य सेवाएं तो प्रभावित होंगी ना। कि स्वास्थ्य तो सबसे पहले अनाज पर निर्भर करता, अनाज अगर सही नहीं हुआ तो फिर आपका स्वास्थ्य भी गड़बड़ाएगा। इस दिशा में जब मुझे जानकारी हुई तो मेरा मन व्यथित हुआ और मुझे लगा कि हम लोग जैसे विचारवान, विवेक सम्मत लोगों को फिर से वापस लौटना चाहिए गांव की तरफ, और कम से कम दुनिया का ठेका तो नहीं आप ले सकते, लेकिन अपने घर परिवार का तो जिम्मेदारी लीजिए अच्छा खिलाने की। ऑर्गेनिक खाना, ऑर्गेनिक भोजन, जैविक उत्पाद, प्राकृतिक उत्पाद इस समय वर्तमान की सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। भाई साहब, मैं आपको ये बात पूरी अपने मनोभाव से बताना चाह रहा हूँ कि आने वाला समय अगर भोजन और पानी पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित तौर पर हमारी दिशा अलग हो जाएगी। आज आप सारे नेताओं को मैं सुनता हूँ कई बार, तो कहते हैं भारत को विश्व गुरु बनाना है। किस आधार पर विश्व गुरु बनाना? पूंजी के आधार पर, बड़े बड़े एम्स और हवाई जहाज के आधार पर, कि जिस आधार पर बनाया जा सकता वो आधार क्या था? पूरा विश्व किस रूप में भारत को देखने आता था? तो खेती को देखने आता था, खेती सीखने आता था। पूरे यूरोप को ये लगता था कि ये कौन सा लोग हैं जहां पर ये खाने के लिए लड़ाई नहीं करते, क्योंकि भोजन के लिए पूरे यूरोप में लड़ाई होती थी। ये पशुपालक समाज था।
हम उत्पादक समाज थे। पशुपालक समाज पशुचारण करने के लिए जब धीरे धीरे इधर आया तो देखा तो यहाँ तो उत्पादन होता है, इनके पशु हमारे उत्पादन खा लेते थे, जो हमारी खेती होती थी लड़ाई भी इस बात को लेकर होती थी। इस बात को लेकर के एक नया भारत ने दिशा दी थी कि हम स्वयं उस समय हम स्वयं खाते हैं, आपको भी खिला सकते हैं, इसलिए यहाँ जो आया वही समाहित हो गया, इसलिए हम वैश्विक स्थिति पर, विश्व गुरु की स्थिति पर बन सकते रहे होंगे। हम नहीं जानते उस समय भारत विश्व गुरु था या नहीं था, लेकिन आज अगर आपको विश्व गुरु की दिशा में कहीं कोई बात है तो वो तभी हो सकती है जब सिर्फ 50-60% किसान रह गए हैं, उनको अगर आप उस स्तर पर नहीं ले जा पाएंगे जिस स्तर पर वो थे, तो फिर किस बात के विश्व गुरु। हमारे पास विश्व गुरु बनने का एक ही आधार है, वो है किसानी जीवन, परिवार जीवन। और क्या है? किसानी जीवन और परिवार जीवन। हम परिवार, हमारा परिवार व्यवस्था, हमारी किसानी व्यवस्था, यही देखने के लिए पूरा विश्व आता था। आज बता दीजिए, दक्षिण एशिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश को छोड़ करके परिवार व्यवस्था कहाँ कायम है? हमारे साथ बड़े विदेशी लोग भी आते हैं, जर्मनी के, अभी हमारे पास एक अमेरिका के नागरिक आए थे। मैंने उनसे पूछा कि आपका परिवार? कहा कोई नहीं है। जर्मनी का एक 42 साल का व्यक्ति मेरे साथ 15 दिन गुजरात की यात्रा पर था। मैं उससे पूछता था तो कहता था मेरी माँ ने 3 शादियां की, वो अकेले रहता है, परिवार है ही नहीं, किसानी उनके पास थी ही नहीं। तो परिवार और किसान, परिवार व्यवस्था और किसान व्यवस्था, और दोनों को अगर आप तोड़ रहे हैं तो फिर भारत को विश्व गुरु की दिशा में बनाना। अच्छा, सरकार बड़े बड़े दावे करती है किसानों को लेकर, तमाम नीतियां बनाती है, लेकिन क्या उनको सही मार्गदर्शन देने का भी काम करती है? देखिए सर, हम कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, ना राजनीतिक टिप्पणी कोई करना चाहते, ना किसी राजनीतिक दल पर हमारा कोई समझ है, लेकिन जो अभी तक मैं देख रहा हूँ जी, या समझ पा रहा हूँ, उसमें एक बड़ी मजेदार बात ये देखने को मिल रही है कि जितनी भी सरकारें आती हैं वो पुरानी सरकारों के ही व्यवस्था को लबोलुआब करके आगे बढ़ा देती है। जैसे मान लीजिए हम किसानों को 6,000 रुपए देंगे, हम किसानों का लोन माफ कर देंगे, कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन कर्जा लेना क्यों पड़ रहा है किसान को इस दिशा में? 6,000 रुपए क्या होते हैं साल भर में किसान के लिए? 6,000 रुपए तो हमें लग रहा है कि आप ही अपने कार में 2 दिन में डीजल पेट्रोल डला लेते होंगे। 2-3 दिन के अंदर आपका डीजल पेट्रोल का खर्चा 6,000 रुपए हो जाता होगा, 1 हफ्ते में हो जाता होगा। आप 1 हफ्ते में 6,000 का डीजल पेट्रोल डलाएं और किसान से अपेक्षा करें कि वो 6,000 रुपए दे करके आप उसको पूरे व्यवस्था को संभालने का, परिवार को संभालने का, अपने पूरी खेती बाड़ी को संभालने का इतनी हो गई क्या? उत्तम खेती, मध्यम बाण, निकृष्ट चाकरी, भीख निदान। उत्तम खेती थी। कितने उदाहरण आपको याद होंगे, आप 25 साल से मीडिया में जुड़े हुए व्यक्ति हैं श्रीवास्तव जी, कि लोग अपने बच्चों को नौकरी में जाने नहीं देते थे, इतने संपन्न थे खेत से। समृद्ध शब्द मैंने इस्तेमाल किया। समृद्धता किसके पास हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ किसान के पास हो सकती है। समृद्धि क्या है? अपने आप देने का भाव हो जाए। अब आपसे हम कहें अपना लैपटॉप दे दीजिए, आपके अंदर होगा नहीं, क्योंकि आपको मालूम है 50,000 का लैपटॉप है, हर चीज धन से है, तो जब देंगे तो हमें लगता है धन जा रहा है। लेकिन किसान 5 किलो गेहूं दे देगा, 2 किलो दाल दे देगा, सब्जियां दे देगा, क्योंकि उसको ये लगता ही नहीं कि ये पैसे से आया है। तो ये भाव सिर्फ किसान के पास है। आप उसे दे करके भिखारी भाव में ले आ रहे हैं। 5 किलो 10 किलो राशन दे करके लाइन में कतार में लगा करके उसको क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप 6,000 रुपए दे करके क्या दिखाना चाह रहे हैं? हम किसी सरकार की नहीं, सारी सरकारें, आप मनरेगा मजदूरी इतना नहीं इतना कर देंगे, इसका मतलब आप किसान को मजदूर बनाना चाह रहे हैं। हमारे देश में मजदूर शब्द ही नहीं था, कभी था? कोई मजदूर नहीं था। गरीब शब्द ही नहीं था। पूरे भारत की व्यवस्था को देख लीजिए, गरीब शब्द हो, दरिद्र शब्द था, और दरिद्र उसे कहा जाता था होने के बावजूद जिसको देने का भाव ना हो वो दरिद्र होता था। हम दरिद्र थे लेकिन गरीब नहीं थे। तो हम आज हमें किस लाइन में खड़ा किया जा रहा है? अगर देना हो ना, अगर आपको सोचना हो ना, तो एक बात से मुक्त कर दीजिए किसान से। फिर देखिए क्या करता है। शिक्षा के लिए उत्तम व्यवस्था, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, ये तीनों चीजों में आप एकदम स्वतंत्र कर दीजिए। आप नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो किसान का, सही किसान की परिभाषा तो निर्धारित करिए। अभी तो किसान कौन है यही नहीं मालूम। अमिताभ बच्चन किसान है क्योंकि उनके पास खेत है, मुकेश अंबानी किसान है क्योंकि उनके पास खेत है, और शेखर त्रिपाठी भी किसान है क्योंकि इनके पास भी खेत है।
लेकिन राम जियावन के पास खेत नहीं है और वो गांव में रहता है और वो बर्तन बनाता है या वो हमारा पिटाई का काम करता है या वो चटाई का काम बनाता है, वो किसान नहीं है क्योंकि वो भूमिहीन है। तो गांव में रहने वाला, गांव से जीवन यापन करने वाला भूमिहीन किसान नहीं है। और अमिताभ बच्चन और मुकेश अंबानी और ऐसे बहुत सारे लोग, ये तो उदाहरणार्थ लिया जा रहा है, ये किसान है। तो पहले किसान तय कर लीजिए। फिर एक बात मैं प्रश्न उठाना चाह रहा हूं, मीडिया के माध्यम से इस बात को उठाना चाह रहा हूं कि क्या किसान को संविधान में परिभाषित किया गया है? मैं आपको जानकर इस बात को मैं आपको ये भी सूचना दे दूं कि मैं स्वयं संविधान पढ़ाता था अपने संस्थान जी। 395 अनुच्छेद में से बहुत सारे अनुच्छेद उस समय मेरे जबान पे रटे थे। मैंने भी जब किसी ने इस बात को उठाया तो मुझे भी इस बात को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार संविधान में मैंने तो नहीं पढ़ा कहीं किसान। तो जो आधार है उसको ही कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। उसके लिए भी एक किसानी को राष्ट्रीय कार्य क्यों ना घोषित कर दिया जाए? प्राकृतिक खेती आप कह रहे हैं, प्राकृतिक खेती हो क्या, यही नहीं डिफाइन है। प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं से खेती करना प्राकृतिक खेती हो सकता है। तो प्रकृति जैसा चाहे तो ना जोतिए ना गोड़िए, क्या ये आदर्शवाद चल पाएगा खेती में? नहीं चल पाएगा। भाई साहब, अभी तक आप इस बात को उठाइए, आपका एक बड़ा नाम है कि किसानी को स्पष्ट तो किया जाए, प्राकृतिक खेती को तो स्पष्ट किया जाए और किसानी कार्य को राष्ट्रीय कार्य घोषित कर दिया जाए। आप देखिए राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को नामित करता है, अलग अलग जी। कला विज्ञान। किसानी क्षेत्र नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, जबकि मूलभूत 50% से अधिक जनसंख्या जिस क्षेत्र में लगी है उस क्षेत्र से कोई भी व्यक्ति नामित नहीं है। अब वो हम लोगों ने एक बार ये प्रश्न उठाया था, राजनीतिक दल का नाम नहीं लेंगे, तो उन्होंने कहा हमारे नेताजी ही किसान है। आप कहाँ ये बात कर रहे हैं? अब नेताजी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, आज तक खेती की तरफ गए ही नहीं है, देखा नहीं, और नेता है क्योंकि उनके नाम भूमि है। तो किसानी भूमि का होना, किसानी होने की क्या प्रमाण है? मेरे पिता के पास भूमि है, लेकिन मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, आज तक खेती की तरफ नहीं गए। अब मैं गया तो मैं किसानी जीवन को समझ सकता हूं, मैं किसानी व्यवस्था को समझ सकता हूं, किसानी परिवार को समझ सकता हूं। इसलिए मैं पूरे शिद्दत के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से ये बात पूछना चाहता हूं, किसी भी राजनीतिक दल के लिए, मैंने ये बात पहले भी उठाई थी, अन्य चैनल ने, कोई हमारे यहाँ आया था हमारे फार्म पे, मैं कहीं गया नहीं था, तो चौपाल में भी उन्होंने लगाया तो मैंने उठाया था कि क्या किसी राजनीतिक दल के पास इस समय देना, किसान को देना क्या होता है? जो स्वयं सबको देता है वो देना छोड़ करके कोई ठोस नीति है? कांग्रेस के पास एक नीति है कि वो एमएसपी को कानूनी जामा पहना रहने के लिए। भाजपा के पास कोई ऐसी ठोस नीति नहीं है, खाली वो कह रहे हैं कि जो योजनाएं हैं उससे बनाए रखेंगे, इतना बात कह रहे हैं। कोई ठोस नीति लेकर आए कि 12 बिंदु ऐसे हैं जिन बिंदुओं पर हम आगे अपने मैनिफेस्टो में उसको पालन करेंगे, नहीं। इसलिए अब ये मुद्दा ही नहीं रह गया। आप जाकर के देख लीजिए, अभी इस चरण के बाद, ये जो 20 तारीख के चरण के बाद पूर्वांचल का चुनाव है, पूर्वांचल के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि किसानों का खेत जानवर चर जाते हैं, निराश्रित पशुओं की एक बड़ी समस्या। 2014 से लेकर के केंद्र और राज्य में सरकारें बनती रहीं, आज तो मुझे लगता है ये मुद्दे का कोई हल ही नहीं, इसलिए ये मुद्दा ही नहीं है। राजनीति के क्षेत्र में एक बड़ी चीज होती है, अगर किसी चीज का हल ना हो तो वो मुद्दा भी नहीं रह जाता, मुद्दा ही नहीं रह जाता। तो निराश्रित पशुओं की समस्या स्वयं में अब मुद्दा ही नहीं रह गया, क्योंकि समाधान नहीं है, क्योंकि समाधान के लिए उनके पास समय नहीं है और कोई उस समाधान तक जाना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि समाधानित तो किसान कर सकता है, और समाधान जब करा जाता है तो उस जगह पर कोई किसान नहीं रहता, उस जगह पर सब नेता रहते। तो जब तक किसान के बीच में जा करके इसका समाधान नहीं ढूंढा जाएगा, तब तक कैसे समाधान हो पाएगा? आप एक छोटा सा समाधान मेरे मस्तिष्क में आ रहा था, आप 10 किलो 5 किलो जो राशन देते हैं उसकी जगह पर 5-10 रुपए किलो गायों के भोजन का, पशुओं के भोजन की जितनी चीजें हैं वो 10 रुपए किलो से महंगी ना हो। इस समय आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गेहूं 22 रुपए, 22.5 रुपए किलो आपको खाने का मिल जाएगा,
और जो चोकर जानवर को खिलाते हैं वो लगभग 30 रुपए किलो है। हम्म, यानी व्यक्ति का भोजन सस्ता है और पशु का भोजन महंगा है, और ज्यादा महंगा है। मतलब देखिए तो लगभग दूने का अंतर आ जाता है जब उसको पूरी तरह करा जाए। अब आप बताइए, अपना पेट भरे किसान कि पशुओं का पेट भरे? जब अपने पेट भरने के पीछे पड़ा रहेगा तो पशुओं को छोड़ ही देगा। पशुओं का पेट भरने में वो सक्षम ही नहीं। कोई नीति है क्या आपके पास? दोस्तों, शेखर जी के पास वैसे तो बहुत बातें हैं और हमें लगता है कि कई एपिसोड बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप जो बातें कह रहे हैं वो वास्तव में लोगों की दिलों से जुड़ी हुई है, ज़रूरत भी है, विचारधारा की एक परिवर्तन की बात है। किंतु समयाभाव के कारण आज हम इस इंटरव्यू को यहीं पर रोकते हैं और शेखर जी से अनुरोध करेंगे कि दोबारा हमारे साथ जरूर चर्चा में शामिल हों। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शेखर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।